दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा। लेकिन क्या आज के दौर में यह बात उतनी ही सच है, या फिर बंगाल ऐसे एक चौराहे पर खड़ा है जहां उसके पास अपनी पहचान बचाने की चुनौती है। जब आप बिहार से निकलकर बंगाल की सीमा में घुसते हैं तो हवाएं बदल जाती है। यहाँ की राजनीति केवल जाति के गणित पर नहीं चलती। यहाँ की राजनीति और विचारधारा की अस्मिता एक ऐसी उलझी हुई चादर है जिसे समझना बड़े बड़े दिल्ली के रणनीतिकारों के लिए पहेली बन जाती है। दोस्तों, जब हम बंगाली सोच की बात करते हैं तो हम केवल एक भौगोलिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे उस विरासत की जहां तर्क को आस्था से ऊपर रखा गया है। बंगाल अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ का आदमी आज भी किताब के पन्नों में अपना भविष्य ढूंढ रहा है। बंगाल वो भूमि है जिसने भारत को राष्ट्रगान दिया, राष्ट्रगीत दिया और वह नारा दिया जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दी, वंदे मातरम। यहाँ की राजनीति अगर विद्रोह है तो वह किसी के खिलाफ नफरत नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ उठने वाली एक आवाज़ है। चाहे वो राजा राम मोहन राय का समाज सुधार हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सशस्त्र संघर्ष, बंगाल ने हमेशा अपनी एक अलग लकीर खींची है। अब जरा बात उस लकीर की करते हैं जो जय श्री राम और जय बांग्ला के बीच खींची नजर आती है। लोग इसे अक्सर चुनावी विवाद समझते हैं, लेकिन बंगाल के दिल में यह विवाद नहीं, विविधता का उत्सव है। जय बांग्ला केवल एक राजनीति नारा नहीं, यह उस भाषा की जय जयकार है जिसे पूरी दुनिया में सबसे मीठी भाषाओं में गिना जाता है। यह उस संस्कृति का जय घोष है जिसमें चंडी पाठ भी है और नजरुल की कविताएं भी। यह बंगाल उस अस्तित्व की पुकार है जो अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं होना चाहता। जय श्री राम का नारा बंगाल की गलियों में गूंजता है तो वह बंगाल की प्राचीन परंपरा को याद दिलाता है, जहाँ कृतिवासी रामायण घर घर में पढ़ी जाती थी। बंगाल ने उस राम को अपने ढंग से पूजा है, एक ऐसे आदर्श के रूप में जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सकारात्मक पक्ष बंगाल की खूबसूरती का यही है। यहाँ का राम और दुर्गा विरोधी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सोच के दो रूप हैं। बंगाल की राजनीति का अनूठापन है कि यहाँ का मतदाता किसी लहर में नहीं बहता। वह सोचता है, वह सवाल करता है और यह देखता है कि उसकी महान विरासत की रक्षा कौन करेगा। जब एक बंगाली जय बांग्ला कहता है तो वह अपनी माँ, अपनी माटी और मानुष को नमन करता है, और जब वो राजनीति की चर्चा करता है तो वह सुनिश्चित करना चाहता है कि बंगाल की जो बौद्धिक गरिमा है उस पर कोई आंच न आए। यह चुनाव किसी पार्टी की हार जीत नहीं, यह चुनाव इस बात का उत्सव है कि बंगाल ने आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें भविष्य के आसमान पर टिकी है। बंगाल का वोटर आज यह भी संदेश दे रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम सोचेंगे, हम तर्क करेंगे, हम अपनी संस्कृति के पहरेदार बनकर खड़े रहेंगे। बंगाल को समझने के लिए आपको उन 34 सालों की गहराई में उतरना होगा। बंगाल का वो दौर जिसने बंगाल के डीएनए को ही राजनीतिक बना दिया। अब आम बोलचाल की भाषा में कहें, बंगाल में राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, यहाँ राजनीति एक जीवन शैली है। आप कोलकाता की किसी तंग गलियों में चले जाइए, किसी दुकान पर रुक जाइए, वहाँ आपको बुजुर्ग और नौजवान में मिलेंगे जो शायद अपनी जेब फिक्री कम करें, लेकिन वियतनाम से लेकर वेनेजुएला तक की क्रांतियों और सिद्धांतों की बात करते हैं। यह सुनकर बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैरान रह जाए। यहाँ चुनाव सिर्फ एक पर्ची डालना नहीं है, यहाँ अपनी विचारधारा की वफादारी को साबित करने का एक युद्ध है। 34 सालों तक यहाँ लाल सलाम की गूंज ऐसे ही नहीं रही। इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह थी। वामपंथियों ने बंगाल के ग्रामीण इलाकों की नब्ज पकड़ ली थी। उन्होंने ऑपरेशन लैंड रिफॉर्म के जरिए जमीन का हक उस आदमी को दिया जो उसे जोतता था। जिस गरीब किसान ने सदियों से जमींदारों के जुर्म सहे थे, उसे जब पहली बार अपनी जमीन पर कानूनी मलिकाना हक मिला तो उसके लिए पार्टी भगवान बन गई। इसी जमीन सुधार ने ज्योति बसु और वामपंथ को सदियों तक अजय रखा। गांव-गांव में पार्टी की जड़ें इतनी गहरी हो गई कि बिना लाल झंडे की अनुमति के पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन जैसे कि हर लंबी सत्ता के साथ होता है, यहाँ भी वही हुआ। धीरे धीरे विचार सत्ता की जगह कैडर राज ने ली। सिस्टम इतना भारी हो गया कि पार्टी का कार्यकर्ता ही सरकार बन गया। सरकारी दफ्तर, थाने, यहाँ तक कि और स्कूल में भी पार्टी का कानून ही फरमान था। आज आम आदमी की आवाज़ फाइलों के नीचे दबने लगी। विचारधारा जो कभी लोगों को जोड़ने आई थी वह लोगों को नियंत्रण करने लगी। विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। कल कारखाने बंद होने लगे। बंगाल का बौद्धिक युवा बाहर का रास्ता देखने लगा। अंत में वही जमीन जिसने वामपंथ को सत्ता दिलाई थी वही उसके पतन का कारण बनी। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब विचारधारा लोगों की इच्छाओं के खिलाफ खड़ी होती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकती है। वामपंथ के उस मजबूत किले में दरार पड़ चुकी थी। लोग एक ऐसी आवाज़ ढूंढ रहे थे जो उनकी भाषा बोले, जो सड़क पर उनके लिए लड़े। और फिर उसी खामोशी गुस्से के बीच एक नया चेहरा उभरा।
साल 2011 बंगाल के इतिहास का वो पन्ना जिसने 34 साल की उस लाल चट्टान को रेत की तरह ढहते देखा। यह करिश्मा किसी बड़े सेना ने नहीं बल्कि एक महिला ने किया था, जिसके पैरों में हवाई चप्पल थी और बदन पर साधारण सूत की साड़ी। ममता बनर्जी, ये वो नाम है जो बंगाल की राजनीति में मसीहा और विद्रोही दोनों का पर्याय एक साथ बन गए। उन्होंने वामपंथियों को उन्हीं के मैदान पर मार दी जहां वामपंथी कैडर के भरोसे चलते थे। ममता कलेजे के जोर पर चली। उन्होंने लाठियां खाई, उनके सिर पर हमले हुए, वो सड़कों पर सोई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब एक जमीनी नेता आम मानुष की भाषा बोलता है तो बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की असली ताकत सिर्फ उनका संघर्ष नहीं, उनकी सबसे बड़ी मास्टर प्लानिंग है बंगाली अस्मिता को राजनीति का केंद्र बना देना। जब दिल्ली से बड़े बड़े नेता बंगाल आते हैं तो ममता उसे केवल चुनावी हार जीत नहीं रहने देती, वह उसे बंगाल के अपमान से जोड़ देती है। वह खुद को बंगाल की बेटी और दूसरों को आउटसाइडर के रूप में पेश करती है। वह जानती है कि जब एक बंगाली के लिए उसकी भाषा, उसका गौरव, उसका कल्चर सबसे ऊपर है, तो उस समय में वो बंगाल को ऐसे एक दुर्ग की तरह देखती है जिसे दिल्ली की सत्ता अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। यही वो जगह है जहां बंगाल का बुद्धिजीवी वर्ग और ग्रामीण किसान दीदी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। ममता बनर्जी का राजनीतिक एक और गुप्त हथियार है महिलाएं। कन्याश्री से लेकर लक्ष्मी भंडार तक उन्होंने बंगाल की महिलाओं के जेब में सीधे पैसे डाले, हाथ में ताकत दी। आज बंगाल की ग्रामीण महिलाओं के लिए सिर्फ को मुख्यमंत्री नहीं, उनके घर की वो बड़ी बहन है या बेटी है जो उनके हक के लिए लड़ती है। यही कारण है कि जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या उनकी पार्टी पर किसी नेताओं पर उंगली उठती है तो उनका पर्सनल कनेक्ट ही उन्हें उनके सारे दाग धो देता है। लोग कहते हैं कि नेता चोर हो सकते हैं, पर हमारी दीदी नहीं। आज भी ममता बनर्जी का अंदाज वही है, चाहे केंद्र सरकार से फंड के लिए लड़ना हो या सड़क पर बैठकर धरना देना हो। वह जानती है कि जब तक वो फाइटर बनी रहेंगी तब तक बंगाल का दिल उनके लिए धड़कता रहेगा। वो केवल वोट की राजनीति नहीं करती, वो भावनाओं की राजनीति करती है। और बंगाल जो भावनाओं का समंदर है, वहाँ दीदी यह कश्ती आज भी सबसे तेज लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ा रही है। अब जब हम अगले चुनाव की ओर देख रहे हैं तो बंगाल एक नई कस में है। अंदर की बात यह है कि बंगाल अब सिर्फ ऊंची ऊंची विचारधाराओं या मार्क्स लेनिन की किताबों में नहीं उलझा है। अब वह गलियों में वही सवाल गूंज रहे हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश में सुनाई देते हैं। यहाँ पर सवाल भी उठते हैं। पहला सवाल रोजगार, और यहाँ का युवा हाथ में डिग्री लेकर ट्रेन पकड़ता है और बेंगलुरु पूरे हैदराबाद की ओर निकल जाता है। जिस राज्य ने कभी औद्योगिक दिशा दी थी, आज वहाँ का आईटी और मैन्युफैक्चरिंग इतना सुस्त क्यों है। दूसरा सवाल यह है कि कानून और व्यवस्था। संदेश खली से लेकर आरजी अस्पताल जैसी घटनाओं ने बंगाल को सुरक्षित होने के दावों को हिला कर रख दिया। स्थानीय स्तर पर सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी के भीतर खामोश गुस्सा भर दिया है। अब वो वोटर सिर्फ दीदी की सादगी नहीं देख रहा है, अपने चारों ओर फैले तंत्र को ही देख रहा है। यही वो जमीन है जहां बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई। बीजेपी यहां दो हथियारों के साथ उतरी, धार्मिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण। उस बड़े वर्ग को साध रही है जिसे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उसकी संस्कृति, पहचान और सुरक्षा खतरे में है। जब बंगाल में जय श्री राम का नारा लगते हैं तो वह सिर्फ एक धार्मिक जयकारा नहीं होता, वह ममता सरकार के खिलाफ एक विद्रोह का स्वर बन जाता है। बीजेपी यह नैरेटिव सेट करने में रहती है कि वह बंगला को सोनार बंगला बनाने के लिए उसे दिल्ली की सत्ता से जोड़ना होगा, लेकिन यहाँ आकर मामला उलझ जाता है। बंगाल का बौद्धिक वर्ग जो रविन्द्रनाथ और विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है, क्या वह धर्म के नाम पर बटी राजनीति को गले लगाएगा? यही वो पहेली है जो बंगाल को बाकी भारत से अलग करती है। बंगाल में राम के साथ दुर्गा और काली का जो संघर्ष दिखाया जाता है वह केवल धार्मिक नहीं, वह सांस्कृतिक भी है। बंगाल के लिए दुर्गा माँ केवल एक देवी नहीं बल्कि घर की बेटी है जो साल में एक बार मायके आती है। यहाँ शक्ति एक किस्म की आज़ादी और स्त्री की शक्ति का एहसास है। बीजेपी जब राम को लाती है तो वो बंगाल का एक हिस्सा उत्तरी भारत का इंपोर्टेड कल्चर मानकर हिचकिचाता है। वही टीएमसी इसे बंगाल विरोधी बनाकर हवा देती है। यह संघर्ष इस बात का है कि बंगाल का असली रक्षक कौन है, वो जो राम मर्यादा की बात करता है या फिर जो चंडी रौद्र रूप की बात करता है और बंगाल की माटी की बात करता है। समाधान क्या है? बंगाल का वोटर अब इमोशनल ब्लैकमेल से आगे निकल चुका है। वो चाहता है, उसे राम भी चाहिए, दुर्गा भी चाहिए, लेकिन उसे सबसे पहले काम चाहिए। जो पार्टी बंगाल की संस्कृति भूमि पर खड़े होकर वहां के अस्मिता का सम्मान करते हुए युवाओं के हाथ में लैपटॉप और नियुक्ति पत्र देने का यकीन दिलाएगी, बंगाल की चाबी उसी को मिलेगी। बंगाल अब किसी एक नारे के पीछे नहीं भागेगा, वो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेगा।
इस संस्कृति और राजनीति महासंग्राम में जीत उसी की होगी जो बंगाल के दिल और दिमाग के बीच इस पुल को पार कर पाएगा। बंगाल की राजनीति का यह सार यह है कि यहाँ का आदमी सरेंडर नहीं करता, वह झुकता नहीं, वो सवाल करता है। वह अपनी भाषा, अपने साहित्य और अपनी महान संस्कृति का एक अवैध कवच पहनकर चलता है। यह वो बंगाल है जिसने कभी सत्ता के सामने झुकना नहीं सीखा, चाहे वो गोरे साहबों की हुकूमत हो या दिल्ली का कोई सुल्तान। आने वाले चुनाव केवल इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि कोलकाता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। वह कोई मामूली हार जीत नहीं होगी। ये चुनाव इस बात का फैसला करेंगे कि क्या बंगाल वह अनोखी बौद्धिक सोच बरकरार रखेगी या फिर भारत की उस एक रंग वाली राजनीति के समंदर में समा जाएगी। क्या बंगाल अपनी उस विविधता को बचा पाएगी जिसके लिए वो जाने जाती है, या फिर बंगाल अपनी पहचान बदलकर एक नया चोला ओढ़ लेगा। आज बंगाल की गलियां खामोश जरूर है, लेकिन याद रखिएगा, यह खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट है। वह तूफान जो शायद एक बार फिर पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताएगी, जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा। बंगाल बाकी इन तंग गलियों और चौराहे पर पसना सन्नाटा बहुत कुछ कह रही है। अगर आपके सुनने में हिम्मत है तो सुन लीजिए, क्योंकि सन्नाटा जब चीखता है तो इतिहास बदल जाता है। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल अपनी पहचान बचा पाएगा या बदलाव की लहरों में बह जाएगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।